Okay, beta, assalamu alaikum. Welcome back to online classes. Welcome to our channel and welcome to chemistry. Now, we will start chemical equilibrium. But before talking about what is chemical equilibrium, let me explain what is equilibrium. बेटा इक्विलिब्रियम जो है ये इक्वल वर्ड से निकला है और इक्वल का मतलब होता है बराबरी। सो इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ बराबरी। अब आप लोग क्वेश्चन करेंगे कि सर किस चीज़ में बराबरी। देखिए बेटा जिस चीज़ में भी बराबरी हो, ख्वाह बराबरी फोर्सेस में हो, ख्वाह बराबरी टॉर्क में हो, ख्वाह बराबरी वाटर आने जाने में हो, ख्वाह बराबरी एक बच्चा सपोज़ जितने ज़ोर से थप्पड़ मार रहा है दूसरे बच्चे को, अगर वो वाला भी उतने ज़ोर से थप्पड़ मारे तो इसका मतलब इन दोनों के थप्पड़ बराबर है। मतलब बराबरी को इक्विलिब्रियम कहा जाता है। वो बराबरी जिस चीज़ में भी हो, फोर्स में हो, टॉर्क में हो, वाटर आने जाने में हो, जिस चीज़ में भी बराबरी हो उसको इक्विलिब्रियम कहेंगे। अब बेटा इक्विलिब्रियम दो तरह का है। एक को हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम और सेकंड को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक का मतलब होता है व्हेन द बॉडी एज एट रेस्ट, रेस्ट को कहते हैं, और डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन, हरकत को कहते हैं, व्हेन बॉडी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉडी है जिसमें दोनों डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन से भी और इस डायरेक्शन से भी, लेकिन दोनों डायरेक्शन से जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स इक्वल है। तो सारी बात है ये बॉडी जो है ये फिर रेस्ट में होगी। देन सच टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम एज नोन एज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। मेरे कहने का मतलब है कि अगर दो चीज़ें इस तरह के बराबर है कि वो चीज़ हरकत में नहीं आता, वो चीज़ रेस्ट में होता है, तो फिर ऐसे इक्विलिब्रियम को स्टैटिक कहेंगे। जैसे कि आप बॉडी फोकस कर दें, दोनों साइड से फोर्स लग रहे हैं, इस साइड से भी और इस साइड से भी, लेकिन बॉडी रेस्ट में है क्योंकि जो फोर्स लग रहे हैं दोनों साइड से वो बराबर है। इसके अलावा अगर आप बिल्डिंग का एग्जांपल ले, बिल्डिंग भी दोनों साइड से फोर्स लग रहे हैं, एक ऊपर से नीचे और सेकंड जो है नीचे से ऊपर, लेकिन दोनों फोर्सेस चूंकि बराबर है इसलिए बिल्डिंग जो है वो रेस्ट में है, हरकत में नहीं है। सो दैट इज इक्विलिब्रियम। लेकिन जो दूसरा काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम है उसमें बॉडी रेस्ट में नहीं होता, बॉडी मोशन में होता है। देन सच टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम जिसमें बॉडी मोशन में हो उसको हम डायनामिक कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये सपोज एक बाल्टी है जिसके अंदर मैंने पानी भर दिया है और पानी का जो लेवल है वो सपोज यहाँ तक है। अब इसको ना पानी बाहर से आ रहा है सपोज और ना यहाँ से पानी जा रहा है, तो पानी का जो लेवल है वो कांस्टेंट रहेगा, इक्वल रहेगा। दैट इज आल्सो नोन एज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। लेकिन सपोज़ अगर ऊपर से टैप से सपोज़ यहाँ से सपोज़ पानी आ रहा है, ये देखिए पानी आ रहा है टैप से, तो सारी बातें जब ऊपर टैप से पानी आ रहा है तो अब जो पानी का जो लेवल है बाल्टी में या बीकर में, तो वो पानी का लेवल बढ़ेगा।
लेकिन अगर इस बीकर में या बाल्टी में हम नीचे सुराख कर दे और जितना पानी ऊपर टैप से आ रहा है, जिस लेवल से, जिस स्पीड से, अगर उतनी स्पीड से इस सुराख के थ्रू पानी जा भी रहा है तो इट्स मीन्स कि जितना आ रहा है उतना जा रहा है, सो बराबर, सो दैट इज़ इक्विलिब्रियम। बट सच काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम दैट इज़ नोन एज डायनामिक। चूँकि इसमें चीज़ रेस्ट में नहीं है, आप देख सकते हैं, ज़रा फोकस कर दे, आप देख सकते हैं कि इसमें चीज़ रेस्ट में नहीं है बल्कि मोशन में है, क्योंकि देखिए ऊपर से पानी आ रहा है और नीचे से पानी जा रहा है। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम. What is static and other is dynamics. Static means when body as at rest and dynamic means when body as at motion. अब बेटा हम केमिकल इक्विलिब्रियम पे ज़रा फोकस करते हैं कि सर यहाँ क्या चीज़ बराबर होता है। ठीक है, ये बात तो समझ आ गई कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, ख्वाह वो फिज़िक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, बायो में हो, जहाँ भी इक्विलिब्रियम का लफ्ज़ आए, इक्विलिब्रियम का मतलब बराबरी को कहते हैं। और बराबरी जिस चीज़ में भी हो, फोर्स में हो, टॉर्क में हो, जिस चीज़ में भी बराबरी हो, लेकिन बराबरी हो, दैट इज़ नोन एज इक्विलिब्रियम। हाँ, अगर बराबरी इस तरह का है कि वो चीज़ रेस्ट में है, सो दैट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर वो मोशन में है देन इट इज़ डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब हम फोकस करते हैं कि जी व्हाट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में तो चीज़ बराबर होता है, लेकिन सर केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या चीज़ बराबर होता है? आया केमिकल इक्विलिब्रियम में भी फोर्स बराबर है या कोई और चीज़? नहीं बेटा, केमिकल इक्विलिब्रियम में जो चीज़ बराबर है वो है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बेटा वो इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम होता है जिसमें रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जब बराबर हो जाए। लेकिन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बराबर होने से पहले मैं ज़रा आपको थोड़ा सा बता दूं कि जी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब है, देखिए बेटा रिएक्शन में दो चीज़ें होता है, एक को हम रिएक्टेंट कहते हैं और दूसरे को हम प्रोडक्ट कहते हैं। रिएक्शन जो है वो हमेशा रिएक्टेंट से इनिशियली कहाँ मूव करता है? प्रोडक्ट की तरफ मूव करता है। तो सारी बात है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कमी आएगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में इंक्रीज आएगी। अब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। एंड व्हाट इज स्पीड और रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। क्या मतलब? बेटा जब एक रिएक्शन प्रोसीड होता है तो आपको पता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज़ होता है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ होता है। चेंज का मतलब क्या होता है? इंक्रीज़ या डिक्रीज़। बेटा जब रिएक्टेंट डिक्रीज़ हो रहा है, प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज आया। लेकिन ये चेंज कितने टाइम में आया? जाहिर बात है अब टाइम भी तो चेंज हुआ होगा। ऐसा तो नहीं होता कि जी टाइम ज़ीरो है और रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज हुआ, नहीं। रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज होने में टाइम भी चेंज होता है। तो जितने टाइम चेंज होने में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जितनी चेंज हो गई, दैट इज़ नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। इसको हम रेट ऑफ रिएक्शन और स्पीड ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। बात समझ आ रही है ना सबको? अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं ज़रा मिटा रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सपोज एक रिएक्शन है, when N2 plus H2 combine together and they produce NH3। अब बेटा जब टाइम ज़ीरो हो, मतलब अभी रिएक्शन जब स्टार्ट ना हो, तो सारी बात है हमारे पास सारा कंसंट्रेशन किसका होगा? रिएक्टेंट का होगा, और जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है वो ज़ीरो होगा।
क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं है तो सारा आपके पास रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट नहीं होगा। लेकिन जब T इज़ इक्वल टू T, मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाए तो सारी बात है रिएक्टेंट ने किसकी तरफ जाना है, प्रोडक्ट की तरफ जाना है। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कमी आएगी, डिक्रीज आएगी, लेकिन जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है उसमें इंक्रीज आएगी। उसमें क्या आएगी, इंक्रीज आएगी। अब बेटा कितने टाइम में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितना चेंज हुआ, इसको हम रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। लेकिन याद रखिए रिएक्शन दो तरह के हैं, एक को हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं और दूसरे को हम बैकवर्ड कहते हैं और रिवर्स कहते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब है जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ जाए तो उसको हम फॉरवर्ड कहते हैं, लेकिन जब प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट की तरफ आए उसको हम रिवर्स और बैकवर्ड कहेंगे। तो अब इनिशियली जो रिएक्शन होता है वो हमेशा फॉरवर्ड होता है, सो इसको आप कह सकते हैं दैट इज़ कॉल्ड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में ये होता है कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स जो है वो किसकी तरफ मूव करते हैं, प्रोडक्ट की तरफ मूव करते हैं। अब कितने टाइम में कितना प्रोडक्ट जो है बन गया फ्रॉम रिएक्टेंट, दैट इज़ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए, मतलब थोड़ा सा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आ जाए, तो फिर प्रोडक्ट भी वापस रिएक्टेंट की तरफ आना शुरू कर देगा। जब प्रोडक्ट भी वापस रिएक्टेंट की तरफ आना शुरू करेगा तो जितना प्रोडक्ट बना था, सपोज वही प्रोडक्ट अब रिएक्टेंट की तरफ आ रहा है, अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, लेकिन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सारी बात है डिक्रीज हो जाएगी। अब धीरे धीरे एक पॉइंट ऐसा भी आएगा कि जो स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वही बराबर हो जाएगा टू द स्पीड ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इनिशियली तो बेटा सिर्फ फॉरवर्ड होगा क्योंकि प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, लेकिन जब प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाए फॉरवर्ड रिएक्शन से तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बैकवर्ड रिएक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एक पॉइंट ज़रूर ऐसा आएगा जिसमें दोनों का जो रेट्स है वो बराबर हो जाएगा। क्या मतलब दोनों का रेट्स बराबर हो जाएगा, मतलब जितने टाइम में रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं उतने ही टाइम में वही मॉलिक्यूल प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आ रहे हैं। मतलब जितना रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा था जितने टाइम में, उतना रिएक्टेंट अब वापस इंक्रीज भी होगा। इनिशियली ये पॉइंट आपको नहीं मिलता, इनिशियली चूँकि सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, बैकवर्ड होता ही नहीं है। लेकिन जब प्रोडक्ट बन जाए तो ऐसा ऐसा बैकवर्ड रिएक्शन भी शुरू हो जाता है और धीरे धीरे एक ऐसा पॉइंट भी आपको मिलेगा जहां रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। देन सच अ पॉइंट ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्विलिब्रियम। मैंने क्या कहा था कि केमिकल इक्विलिब्रियम में किस चीज़ में बराबरी होती है, केमिकल इक्विलिब्रियम में जिस चीज़ में बराबरी है वो है रेट ऑफ रिएक्शन। दो तरह के रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं, एक को हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं और सेकंड को हम रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कहते हैं। इनिशियली बेटा सिर्फ फॉरवर्ड होता है, बैकवर्ड नहीं होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाए तो बैकवर्ड रिएक्शन भी स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है दे बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। देन सच अ पॉइंट ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन एज नोन एज केमिकल इक्विलिब्रियम। और ये मैंने पहले भी, अगर आप लोग ये मेरे लेक्चर्स देखे तो मैंने आप लोगों को कहा था कि केमिकल इक्विलिब्रियम एक पॉइंट का नाम है और ये पॉइंट हमें मिलेगा कहाँ, ये भी मैंने कहा था कि ये रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में मिलेगा। तो ये ज़रा देखिए, इसको रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्यों? बिकॉज द रिएक्शन प्रोसीड इन बोथ वे, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड, सो दैट इज रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। और रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में किस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम्स कहेंगे, वो पॉइंट इक्विलिब्रियम कहा जाएगा जिस पॉइंट में जो रेट ऑफ फॉरवर्ड है वो बराबर हो जाए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस का। क्या मतलब जितने टाइम में रिएक्टेंट से मॉलिक्यूल जाके प्रोडक्ट में जाते हैं उतने ही टाइम में प्रोडक्ट से वापस वो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आ जाते हैं।
मतलब जितना रिएक्टेंट में जितने टाइम में रिएक्टेंट में डिक्रीज आता है उतने ही टाइम में रिएक्टेंट इंक्रीज भी होता है। तो ऐसे पॉइंट को जहां रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दैट इज नोन एज केमिकल इक्विलिब्रियम। एंड रिमेंबर chemical equilibrium is always dynamic. Chemical equilibrium is always dynamic equilibrium. क्वेश्चन वाई? क्योंकि पहले मैंने आपको क्या बताया था कि व्हाट इज डायनामिक, जिसमें चीज रेस्ट में नहीं होता, जिसमें चीज मोशन में होता है। अब इसको जरा फोकस कर दे, देखिए ना, मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहे हैं और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूल मोशन में है। इसी वजह से केमिकल इक्विलिब्रियम को हम स्टैटिक नहीं कह सकते, इसको हम डायनामिक कहेंगे। हाँ, दो तरह की स्टडी होता है। एक को हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी और सेकंड होती है दैट इज मैक्रोस्कोपिक। मैक्रो कहते हैं लार्ज को और माइक्रो कहते हैं स्मॉल को। बेटा अगर आप मैक्रोस्कोपिकली देखिए इस पॉइंट को तो आप कहेंगे कि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। क्यों? क्योंकि जितना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है उतना ही रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है। तो इट्स मींस कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा। जब चेंज नहीं आ रहा तो आप कह सकते हैं कि जी इसका मतलब है कि चीज़ रेस्ट में है, तो इसी वजह से आप कहेंगे कि जी दैट इज स्टैटिक केमिकल इक्विलिब्रियम। लेकिन बेटा अगर आप माइक्रोस्कोपिकली देखा जाए, स्मॉल लेवल से देखा जाए, मॉलिक्यूलर लेवल से देखा जाए, तो आप कहेंगे कि नहीं, यहां तो मॉलिक्यूल स्टिल मूव कर रहे हैं, रेस्ट में तो नहीं है। जितने टाइम में मॉलिक्यूल फॉरवर्ड नहीं जा रहे हैं उतने ही टाइम में मॉलिक्यूल बैकवर्ड ले आ रहे हैं। सो माइक्रोस्कोपिकली यू कैन से कि दैट इज डायनामिक, बट मैक्रोस्कोपिकली यू कैन से दैट इज स्टैटिक। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है वो स्टैटिक होता है, डायनामिक होता है। तो आपने कहना है कि केमिकल इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज डायनामिक, ये हमेशा डायनामिक होता है। सो हाउ यू कैन डिफाइन व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, जरा लिखें। हाउ यू कैन डिफाइन व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम? द पॉइंट एंड रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस को मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि जी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन क्या होता है। और मैंने पहले कहा भी था कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो है ये एक पॉइंट है और ये पॉइंट हमें मिलेगा रिवर्सिबल रिएक्शन में। रिवर्सिबल रिएक्शन मींस कि जिसमें दोनों डायरेक्शंस हो, फॉरवर्ड भी हो एज वेल एज बैकवर्ड भी हो। सो द पॉइंट एंड रिवर्सिबल रिएक्शन where rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction as known as chemical equilibrium। इक्विलिब्रियम में तो इक्वालिटी आएगी, लेकिन किस चीज़ की में इक्वालिटी आएगी वो तो मैंने आपको पहले कहा था कि जिस चीज़ में भी इक्वालिटी आ जाए बस इक्विलिब्रियम कहेंगे। लेकिन जब आप फोकस करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम को तो इक्वालिटी मस्ट रेट ऑफ रिएक्शन में आएगी, स्पीड ऑफ रिएक्शन में आएगी। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि जितना रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है विद चेंज इन टाइम, दैट इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। दो तरह की रेट ऑफ रिएक्शन है, change in concentration of reactant and change in time, that is rate of forward reaction, and change in concentration of the product with change in time, that is known as reverse chemical reaction। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में बेटा जिस चीज में इक्वालिटी आनी है दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज स्पीड ऑफ रिएक्शन। फोर्स में इक्वालिटी नहीं आनी, टार्क में इक्वालिटी नहीं आनी, पानी आने जाने में इक्वालिटी नहीं आनी। इक्वालिटी जिस चीज में आनी है केमिकल इक्विलिब्रियम में दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन।
कि जितने टाइम में मॉलिक्यूल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहे हैं उतने ही टाइम में मॉलिक्यूल प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड इज वेल एज रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है वो इक्वल है। सो इस पॉइंट को हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। और ये पॉइंट बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन में तुम्हें मिलेगा नंबर 1, और ये पॉइंट रिवर्सिबल रिएक्शन में इनिशियली नहीं मिलेगा, क्योंकि इनिशियली रिवर्सिबल रिएक्शन में भी सिर्फ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, रेट ऑफ बैकवर्ड होता ही नहीं है, तो बराबर कैसे होगा। लेकिन धीरे धीरे जब रेट ऑफ फॉरवर्ड जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाए तो उसके बाद जब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आना भी शुरू हो जाएगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि जितने रेट ऑफ फॉरवर्ड हो रहा है उतना ही अब रेट ऑफ बैकवर्ड भी हो रहा है। तो फिर इस पॉइंट को आप कहे दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। बात समझ आ रही है ना सबको। सुनो, अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम को ग्राफिकली, तो ग्राफिकली आप केमिकल इक्विलिब्रियम को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ज़रा इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि जी ग्राफिकली हम किस तरह एक्सप्लेन करेंगे कि जी व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। ग्राफिकली ज़रा देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। इस साइड पे सपोज रेट ऑफ रिएक्शन है। रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स change in concentration of reactant and product with change in time। इस साइड पे सपोज change in concentration of reactant and product हो रहा है, और इस साइड पे सपोज आप टाइम ही ले ले। when t is equal to 0, तो सारी बात है आपके पास सारा का सारा क्या होगा, आपके पास सारा का सारा रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट इज जीरो, प्रोडक्ट जीरो होगा। लेकिन धीरे धीरे जब रिएक्शन स्टार्ट होगा व्हेन t इज इक्वल टू t, तो प्रोडक्ट बनना भी शुरू हो जाएगा। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। सो ऊपर रिएक्टेंट है और नीचे जो है वो प्रोडक्ट है। अब फॉर एग्जाम्पल t इज इक्वल टू 0, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं है, तो सारी बात है आपके पास सारा जो है वो रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट नहीं होगा, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। लेकिन जब when t इज इक्वल टू t, जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाए तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कमी आएगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जाहिर बात है इंक्रीज आएगा। जरा देखिए इस पॉइंट को, जरा फोकस कर दे। ये देखिए सब इस साइड पे रिएक्टेंट बढ़ रहे हैं और नीचे जारी बात है रिएक्टेंट कम होंगे, और ऊपर जाने से प्रोडक्ट बढ़ रहा है और नीचे आने से प्रोडक्ट कम होगा। सपोज जब t इज इक्वल टू t, जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाए तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ये देखिए, और प्रोडक्ट के जो मॉलिक्यूल्स है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। एक डिक्रीज, दूसरा इंक्रीज, डिक्रीज इंक्रीज। इसको हम कहते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, चूंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है। और ये जो रिएक्शन है दैट इज रेट ऑफ बैकवर्ड, चूंकि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आ रहा है। सो जब ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता ये डिक्रीज होगा और ये इंक्रीज होगा, और लास्ट आप देखेंगे कि एक ऐसा पॉइंट ज़रूर आएगा जहां रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। सो द नेम ऑफ सच ए पॉइंट दैट इज नोन एज केमिकल इक्विलिब्रियम। इसको हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम्स कहेंगे, जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड हो जाए। लेकिन ये ऐसा तो नहीं होता कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड हुआ तो आप ये रुक जाएंगे, रुकेंगे नहीं, स्टिल होगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड भी होगा लेकिन रेट ऑफ बैकवर्ड भी होगा, लेकिन इक्वल रेट्स में होगा। तो इसी वजह से आप इस लाइन को आप यू कंटिन्यू भी कर सकते हैं। सो सच अ लाइन शो कि दैट इज नोन एज डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम। इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम। व्हाई यू से दैट इज डायनामिक, बिकॉज डायनामिक यू नो मीन्स मोशन, कि मॉलिक्यूल में जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर हो जाए तो ये नहीं होता कि जी बराबरी के बाद रिएक्शन रुक जाता है, बराबरी के बाद भी रिएक्शन कंटिन्यू होता है। इसी वजह से इस लाइन को मैंने यू भी एक्सटेंड कर दिया और इसको मैंने लिखा कि द इक्विलिब्रियम इज डायनामिक। हाँ, अगर आप इस लाइन को एक्सटेंड ना करते, इस लाइन को यहाँ पे रुकते, तो फिर आप कह दे कि जी दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम।
एंड सच केमिकल इक्विलिब्रियम इज स्टैटिक, क्योंकि बराबरी के बाद रिएक्शन रुक गया। लेकिन चूंकि रुकता तो नहीं है, दे आर ऑलवेज डायनामिक, इसी वजह से आप इस लाइन को यूँ एक्सटेंड कर सकते हैं। So that is graphical explanation of the chemical equilibrium, that what is chemical equilibrium। once again ज़रा फोकस कर दे ग्राफ को कि जी chemical equilibrium में क्या होता है। chemical equilibrium में बेटा फर्स्ट जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है दे बिकम्स इक्वल हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस का। ये सपोज रेट ऑफ फॉरवर्ड है और ये रेट ऑफ बैकवर्ड है। रेट ऑफ फॉरवर्ड जितना हो रहा है रेट ऑफ बैकवर्ड भी हो रहा है। आखिर जो है एक पॉइंट मिलेगा जहां दोनों का रेट बराबर हो जाएगा। सो दैट इज नोन एज केमिकल इक्विलिब्रियम। बराबरी के बाद चूंकि जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहता है, इसी वजह से दिस इक्विलिब्रियम इज डायनामिक, तो इसी वजह से मैंने इस लाइन को यूँ भी एक्सटेंड कर दिया। हाँ, बाज़ किताबों में मैंने देखा है बड़ी या बच्चे भी जो है ना जब ग्राफ ड्रा करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम, तो वो एक गलती करते हैं। वो गलती क्या करते हैं, सपोज व्हेन t इज इक्वल टू 0 तो प्रोडक्ट हमारा 0 होगा लेकिन रिएक्टेंट मैक्सिमम होगा। ओके, व्हेन t इज इक्वल टू t जब धीरे धीरे रिएक्शन स्टार्ट होगा तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कमी आएगी, ये ज़रा देखिए, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो है वो इंक्रीज आएगा। तो आखिर जो है दोनों का जो रेट है वो बराबर हो जाएगा। सो दैट इज नोन एज केमिकल इक्विलिब्रियम। लेकिन फिर आगे वो क्या करते हैं, इस पॉइंट को ज़रा यू एक्सटेंड करते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बराबरी के बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है और उसके बाद फिर कांस्टेंट हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा बेटा। जब एक दफ़ा दोनों का रेट बराबर हो जाए तो याद रखिए तो फिर जो रेट ऑफ रिएक्शन है जब बराबर हो जाए तो बराबर के बाद जो है वो हमेशा ही बराबर रहता है। ऐसा नहीं होता कि जी रेट ऑफ रिएक्शन दोनों का बराबर हुआ तो उसके बाद जो है रिएक्टेंट कम होगा और प्रोडक्ट, ऐसा नहीं है। तो ये क्या है, ये ग्राफ गलत है सरासर। ये जो ग्राफ है ये पूरा गलत ग्राफ है, क्योंकि रेट जब एक दफ़ा बराबर हो जाए तो उसके बाद हमेशा बराबर ही रहता है, फिर उसमें कमी और बेशी नहीं आती रेट ऑफ फॉरवर्ड एज वेल एज रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस में। बात समझ आ रही है ना सबको? और बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने ऐसे भी देखे हैं कि वो ग्राफ रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम यू भी ड्रॉ करते हैं कि सपोज रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है दैट इज प्रोडक्ट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यू और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यू। ये भी गलत है, क्योंकि इसमें तो आप देखिए रेट ऑफ फॉरवर्ड प्लस रेट ऑफ बैकवर्ड जो है वो इक्वल ही नहीं हो रहा। रेट ऑफ फॉरवर्ड प्लस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो इक्वल ही नहीं हो रहा। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जी दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम? तो ये ग्राफ भी टोटल गलत है। और ये भी गलत है, जो ओनली द करेक्ट ग्राफ इज कि जी जो पहला ग्राफ है जिसमें रेट बराबर होने के बाद भी बराबर ही रहता है। हाँ, बाज़ औक़ात अगर सपोज बड़ा इंपॉर्टेंट बात मैं कहने वाला हूँ, फिर लेक्चर ख़त्म करते हैं कि बेटा ये गलती बार बार लोग करते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम में हमेशा याद रखिए रेट्स बराबर होना चाहिए, कंसंट्रेशन बराबर नहीं होना चाहिए। आई एम सॉरी, कंसंट्रेशन देखिए, कंसंट्रेशन 50-50 है, मतलब कंसंट्रेशन जो है वो बराबर हो भी सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता। वंस अगेन, केमिकल इक्विलिब्रियम में सिर्फ रेट्स बराबर होना चाहिए, कंसंट्रेशन बराबर हो भी सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता। रेट्स मतलब रेट्स में तो कोई दूसरी बात ही नहीं है, रेट्स तो मस्ट भी बराबर होना ही चाहिए। लेकिन जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट है वो बराबर हो भी सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता। वो हमेशा याद रखिए, केमिकल इक्विलिब्रियम में रेट्स बराबर होगा लेकिन जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट होगा। इस पॉइंट को ज़रा मैं रिपीट करता हूँ, मैं क्या कहने वाला हूँ, क्या समझाने वाला हूँ कि जो रेट्स है वो बराबर होना चाहिए केमिकल इक्विलिब्रियम में, और कंसंट्रेशन बराबर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन कंसंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए।
वंस अगेन रेट्स बराबर होना चाहिए, कंसंट्रेशन कांस्टेंट होना चाहिए, और बराबर हो भी सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता, लेकिन रेट्स हमेशा बराबर ही होना चाहिए। तो इसमें देखिए, इसमें रेट्स बराबर तो हो जाता है लेकिन फिर ख़त्म हो जाता है, इसी वजह से ये ग्राफ गलत है। और ये ग्राफ तो इसलिए भी गलत है क्योंकि इसमें रेट्स ऑफ फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड बराबर ही नहीं है। सो ओनली जो करेक्ट ग्राफ है वो आपका ग्राफ नंबर 1 है। हाँ, अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम ग्राफ नहीं ड्रा कर रहे, अगर आप सपोज ग्राफ ड्रा कर रहे हैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, तो कंसंट्रेशन के बारे में मैंने क्या कहा कि कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, बराबर हो भी सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता, कांस्टेंट होना चाहिए। अब जरा इस चीज़ को जरा फोकस कर दें। अब वही 3 ग्राफ है। पहले में तो जब रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम था तो सिर्फ पहला वाला ग्राफ ठीक था, बाकी 2 गलत थे, लेकिन जब कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम आप ड्रा कर रहे हैं तो अब ये भी करेक्ट है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, अब तीनों ठीक है। क्यों? क्योंकि अब इस चीज़ को जरा फोकस कर दें। अब कंसंट्रेशन है, अब रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है, अब ये कंसंट्रेशन हुआ। अब देखिए कंसंट्रेशन जो है ये बराबर हुआ इस पॉइंट पे, और बराबर होने के बाद कांस्टेंट भी हो गया। मतलब इस कांस्टेंट का मतलब जिसमें चेंज ना हो, बराबर हुआ, बराबर के बाद कांस्टेंट भी हुआ। तो मैंने आपको कंसंट्रेशन के बारे में क्या कहा? कंसंट्रेशन के बारे में मैंने ये कहा कि रेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में जो कंसंट्रेशन है वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब बराबर हो भी सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता, लेकिन कांस्टेंट का होना ज़रूरी है। अब इस ग्राफ में ज़रा देखिए, यहाँ पे बराबर हुआ कंसंट्रेशन और साथ कांस्टेंट भी हो गया। कांस्टेंट हो गया मतलब मज़ीद चेंज नहीं आ रहा, बराबर एंड साथ जो है देयर रिमेंस कांस्टेंट। सेकंड में देखिए यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है ये बराबर हो गया, लेकिन आगे आप देखिए थोड़ा सा इंक्रीज आ गया प्रोडक्ट में और थोड़ा सा डिक्रीज रिएक्शन में आ गया, लेकिन उसके बाद आप जरा देखिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट इज रिमेंस कांस्टेंट। ये जरा देखिए ना, कांस्टेंट हो गया। अब तीसरे ग्राफ को जरा देखिए, यहाँ भी रिएक्शन की कंसंट्रेशन देखिए कम हो रहा है और यहाँ भी रिएक्शन की कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, लेकिन इसके बाद आप देखिए थ्रू आउट रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया, यहाँ बराबर नहीं है। तो मैंने क्या कहा कि कंसंट्रेशन का बराबर होना लाजिम नहीं है, कंसंट्रेशन का सिर्फ कांस्टेंट होना लाजिम है। कांस्टेंट मीन्स कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में फिर मजीद कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आएगा। आप जरा देखिए, रिएक्शन में बस मजीद चेंज नहीं आ रहा, सीधा लाइन्स है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में मजीद चेंज नहीं आ रहा, बस दैट इज कांस्टेंट। यहाँ देखिए मजीद चेंज नहीं आ रहा, सो दैट इज कांस्टेंट। यहाँ देखिए मजीद चेंज नहीं आ रहा रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में, सो दैट इज कांस्टेंट। दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होना जरूरी है केमिकल इक्विलिब्रियम में। दोबारा फोकस कर दे। नाउ द ग्राफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन देखिए कांस्टेंट है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन देखिए कांस्टेंट है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन देखिए कांस्टेंट है। केमिकल इक्विलिब्रियम में दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन ये कहना कि जी रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन केमिकल इक्विलिब्रियम में बराबर होना चाहिए, ये लाजिम नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब जरा इस पॉइंट को जरा देखिए, दोनों कंसंट्रेशन जो है वो बराबर हो गया, बराबर होने के बाद कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे बराबर हो गया, बराबर होने के बाद अभी कांस्टेंट नहीं है, लेकिन उसके बाद कांस्टेंट हो गया। यहाँ सिर्फ कांस्टेंट है, बराबर नहीं है। तो रिएक्शन की कंसंट्रेशन बराबर हो भी सकता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और बराबर नहीं भी हो सकता, दैट इज 50-50। लेकिन कांस्टेंट होना लाजिम है। और बराबर क्या चीज होना चाहिए? दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। सो बेटा आज जो हमारा टॉपिक था वो था केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, और मैंने दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की कि केमिकल इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज डायनामिक, लेकिन अगर माइक्रोस्कोपिकली आप देखेंगे तो आपको स्टैटिक मिलेगा, लेकिन माइक्रोस्कोपिकली दे आर डायनामिक। और एक लास्ट पे जो मैंने एक और बात की कि केमिकल इक्विलिब्रियम में बेटा सिर्फ रेट का होना बराबर ज़रूरी है, लेकिन कंसंट्रेशन का बराबर होना ज़रूरी नहीं है।
बराबर हो भी सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता है, लेकिन कंसंट्रेशन के लिए कांस्टेंट होना ज़रूरी है और रेट के लिए सेम होना ज़रूरी है। तो फिर ये तीनों ग्राफ को अगर आप ज़रा फोकस कर दें, ये तीनों ग्राफ अगर रेट वर्सेस टाइम हो तो फिर तो सिर्फ पहला वाला ठीक है, क्योंकि रेट यहाँ सिर्फ बराबर हो रहा है, कहीं और बराबर नहीं हो रहा। लेकिन अगर ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम है, ये तीनों ग्राफ, तो फिर तीनों ठीक है, क्योंकि रेट कंसंट्रेशन तीनों में कांस्टेंट है। इसमें भी कांस्टेंट है, उसमें भी कांस्टेंट है और इसमें भी कांस्टेंट है। सो दैट इज ऑल अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम। थैंक यू वेरी मच।